जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जी। ये एक बात के सहारे चला, वो था विश्वास और आस्था। मुझे लगता है कि आस्था के सहारे इतना बड़ा अभियान, ये दुनिया के ज्ञात और अज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। एक आस्था थी कि जहाँ राम बैठे हैं वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और अगर हम लगे रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो ये बात तो मन में थी कि हम लगे रहेंगे तो हो जाएगा, और इसी आस्था से हो पाया, नहीं तो ये हो नहीं सकता था, क्योंकि इसके पीछे मुख्य चीज़ आस्था थी। उस समय का कोई हॉस्पिटल का, वहाँ का कोई सर्टिफिकेट नहीं था किसी मेडिकल कॉलेज का कि भगवान राम का इस वार्ड में जन्म हुआ और ये हमारे पास में रजिस्टर है, ऐसा कुछ तो था नहीं ना। क्या चीज़ थी? आस्था। और वो चल रही थी लाखों साल से, फिर हजारों साल से, फिर 500 साल से उस आस्था पे अभियान शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि आस्था पे चला हुआ अभियान शायद विश्व का अनोखा है पूरे चारों युगों का, जो अंत में सफल हुआ और जिस पे संविधान की मुहर लगी और कानून की मुहर लगी। 6 दिसंबर की घटना के बाद कई बार ऐसे उसे सांप्रदायिक रंग भी दिया जाने लगा। ऐसे में जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि उम्मीद थी आपको, जब उतनी खींचातानी चल रही थी, कि आप अपने जीवित रहते देख पाएंगे मंदिर को? मेरे को एक बात मालूम थी कि उस स्थान पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, उनको जबरदस्ती उससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की आस्था मक्का मदीना में है, या यहाँ हाजी मलंग है, या अजमेर का दरगाह शरीफ है, क्योंकि इन स्थानों का एक महत्व है और इनका एक इतिहास है। इसी प्रकार से वेटिकन सिटी ईसाइयों का है, उसका एक महत्व है, उसका एक इतिहास है। इस जगह का तो एक इतिहास है ना कि एक हमलावर आया और वो हमलावर ने भारत की अस्मिता को खंडित किया और उसने अपनी विजय की स्मारक को धार्मिक रूप देने की कोशिश की। ये बात मुसलमानों को भी मालूम थी, हिंदुओं को भी मालूम थी, और यही एक चीज़ थी जिससे हमको पता था कि अंत में हमको वो समय देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही उसमें ये है कि ये बात मेरे मन में रहती थी कि अगर कभी ऐसी बात होगी, कि सच्ची बता रही हूँ, लगेगा कि मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, कि राम मंदिर के निर्माण में नींव में किसी जीवित व्यक्ति को रखना होगा तो मैं उसके लिए तैयार थी। कहते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक जीवित बालक की बलि चढ़ाई गई थी। इसी प्रकार से अगर यहाँ ऐसी कोई बात कभी कोई मांग लेता कि बहुत लोग बलिदान हुए हैं, बहुत बड़ी बात। हाँ, बलिदान बहुत हुए हैं, लेकिन वहाँ उन बलिदानों की श्रृंखला में मैं बहुत सामान्य व्यक्ति होती, लेकिन उसमें होती, मैं उसके लिए तैयार हो जाती। इतनी मेरी व्यग्रता थी वहाँ की मंदिर बने। अच्छा, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं है और ये गलत मुहूर्त में पूजा हो रही। अब महाराज इतने बड़े विद्वान हैं और वो इस देश में सबसे बड़े विशेषज्ञ माने गए हैं विधि विधान के, उनके बराबर का विशेषज्ञ कोई नहीं होगा अभी, सारे शंकराचार्य उनको मानते हैं। यही बात वो फोन पे कहते हैं नृत्य गोपाल दास जी को या चंपत राय जी को, शांति से। उनने भी टीवी पे ही कही ये बात, और वो भी ये कहा साथ में कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस पे उनने फुल मतलब राजनीति की, पूरी तरह से बोला। सो मैं महाराज को निवेदन करूंगी कि मैं तो मुहूर्तों की विशेषज्ञ हूँ नहीं। तो एक बार चंपत राय जी और नृत्य गोपाल दास जी हैं, सब संत हैं अयोध्या के, वो भी बड़े जानकार लोग हैं मुहूर्तों के, और राम के भक्त हैं, वैष्णवों का गढ़ है अयोध्या। मैं तो एक रामायण की चौपाई मुझे मालूम है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, आलस्य से जपिए, राम का नाम लेते ही 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई मकान का निर्माण तो हो नहीं रहा या कोई दूसरी, मैं बोल नहीं सकती ना, क्योंकि मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ और मैं डिनाई भी नहीं करूंगी इन परंपराओं को। मैं तो ये कहूंगी कि मोदी जी थोड़े समय के लिए श्री राम की शिला अपने हाथ में लेके उसको रखेंगे, और राम का नाम लेने मात्र से जब 10 दिशाओं में मंगल होता है तो ये बात स्वरूपानंद जी से बेहतर कौन समझ सकता है। शरद पवार जी ने कहा कि कोरोना से लड़ना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि मंदिर बना देने से कोरोना दूर हो जाएगा। इस बयान को कैसे देखती हैं आप? जब जो कंपनी वहाँ काम कर रही वो कोरोना में काम नहीं कर रही थी, जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट वहाँ काम कर रहे वो कोरोना में काम नहीं कर रहे थे। मोदी जी के बारे में तो स्वयं शरद जी जानते हैं कि मोदी जी तो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो 24 घंटे में शायद 2-3 घंटे ही झपकी लेते होंगे, बाकी पूरे समय काम करते हैं। वो जहाज में काम करेंगे, वो कार में भी काम करेंगे, हवाई अड्डे से लेकर राम मंदिर के स्थान तक, बस उतनी देर 5-7 मिनट वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें कोरोना को इसके साथ में जोड़ देना, ये मुझे शरद पवार जी जैसे व्यक्ति का तर्क ही समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊं। बल्कि मुझे ये लगा कि शायद कुछ लोगों को इसकी जलन हो रही है कि शांति से कैसे होते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आप देखो पूरे देश ने जिस तरह से एकात्म शब्द आएगा इसके लिए कि एक आत्मा के साथ स्वीकार किया,
और इतनी शांति रही। मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी तकलीफ हुई है लोगों को, क्योंकि उससे देश की छवि बहुत निखर के आई दुनिया के सामने। आपको बराक हुसैन ओबामा का वो ऑब्जर्वेशन याद है, जब यहाँ से गए अच्छे खासे खा पी के, और वहाँ जाकर के बोलते हैं कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, और अभी अमेरिका में जो दंगे हुए, अश्वेतों के ऊपर जो अत्याचार हुए, उस पर वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भारत की छवि कितनी खराब की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सद्भाव इस देश में देखने को मिला, उसने उन सारी धारणाओं का खंडन कर दिया कि ये देश भावनात्मक मुद्दों पर एकात्म हो सकता है। ये तय हुआ कि आस्था के मुद्दों पर एकात्म हो सकता है। यही एक जलन है इस एकात्मता की। ये जो नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तो बता रहे हैं कि नेपाल के वीरगंज के पास जो अयोध्या है वहां भगवान राम पैदा हुए, तो भगवान राम को नेपाली बोल दिया। तो हमको क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर वो एक मंदिर, मेरे को जब लोग खंडन कर रहे थे टीवी पे या उस पर गुस्सा कर रहे थे, तो तभी मेरे मन में था, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझसे सवाल कर लिया। अगर वो कहते हैं कि राम नेपाल में पैदा हुए थे, तो एक राम मंदिर वहां बना लें, वो अच्छा भव्य मंदिर बना लें, ओली जी खुद ही बना ले, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि सरयू वहां नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी नदी के किनारे बना दे। क्योंकि अयोध्या का सिग्निफिकेंस सरयू के साथ है ना, राम और सरयू का जुड़ाव है आपस में। तो चलिए कोई दूसरी नदी के किनारे हो जाएगा। इसलिए मैं ओली साहब को आमंत्रण दूंगी कि आप बनाइए एक मंदिर, नेपाल में बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए, इससे भी अच्छा बनाइए। अच्छा, सियासत में आपके विपक्षी और जिन्हें आप बड़े भाई का दर्जा भी देती हैं, दिग्विजय सिंह जी, वो कह रहे हैं चारों पीठों के शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया, ये गलत है, चुन चुन के लोगों को बुलाया जा रहा है, बीजेपी के लोगों को बुलाया जा रहा है, इसे कैसे देखती हैं? जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो बयानवीर हैं और वो बयानों में ही रह गए हैं, और इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अभी वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है कि वहाँ कौन आएगा और वहाँ कौन नहीं आएगा। कोरोना के कारण आखिरी घड़ी तक इसमें बहुत सारी बातें होनी हैं। इसलिए मैं उनको ये कहूँगी कि अभी आप कैसे अंतर्यामी हो गए हो जो इन चीज़ों का पता लग गया है, इन चीज़ों पे अभी उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका स्वभाव है ना कि वो बिना टिप्पणी के मानेंगे नहीं, और वो मजाक का विषय बनेंगे, लोग उनका व्यंग करेंगे, उनको घर में बैठने के लिए मजबूर कर देंगे। आज भी उन्होंने मुहूर्त को लेकर फिर टिप्पणी कर दी कि मुहूर्त ठीक नहीं है। वो आपको लगता है कि जानकार हैं जो मुहूर्त ज्योतिष इस सब के? मुझे नहीं पता है। मैंने तो आपको पहले कहा ना कि मुहूर्तों की विशेषज्ञता स्वरूपानंद जी के पास होगी, नृत्य गोपाल दास जी महाराज के पास होगी, आपस में ही बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरी अपनी आस्था यह है कि राम का नाम लेके जो काम शुरू करोगे वो दसों दिशाओं को मंगल करता है। तो ये मेरी अपनी, लेकिन मेरी निजी बात है, मैं मुहूर्त के विशेषज्ञ में नहीं हूँ। लेकिन मैंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा ना, वो बयानों के विशेषज्ञ हैं कि उनको हर चीज़ पर बोलना ही होता है, उनको कुछ परेशानी रहती है, उनको हर चीज़ पर बोलना होता है। और बोलने का ही तो कारण है कि जो नाश हुआ यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो हुआ। जी, आपने कहा अभी कि वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई, 200 लोगों की संख्या जरूर नहीं, वो 200 लोग भी हैं ऐसा अखबार लिख रहे हैं, तो हम क्यों उस पर बोलें? क्योंकि हम तो मोदी जी में समा गए हैं, और हमारे लिए तो यही खुशी का क्षण है, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। कि मैंने जो आपको पहले कहा कि इस आंदोलन की विशेषता है कि आस्था के सहारे चला है आंदोलन, और अंत में पुरातत्व ने जो इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान की। लेकिन इसकी आस्था तो लाखों साल से है वहाँ पर, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखता है कि ये घटना हो रही है, और ये वो घटना हो रही है जिसमें मेरे जैसे लोग, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम जीवित लौटेंगे। जैसे कारगिल में जाते हुए सैनिकों को लौटना चमत्कार था और शहीद हो जाना सामान्य बात थी, क्योंकि ऊपर की ओर जाना था। इसी तरह से हमको 2 बार ऐसा लगा अयोध्या में जाते हुए कि हम नहीं लौटेंगे शायद, लेकिन हमारे मन में भय नहीं आया, संकोच नहीं आया जाते समय। हमारे लिए यही आस्था पर्याप्त है। और ये खुशी मेरे लिए कितनी बड़ी है कि मोदी जैसे व्यक्ति का हाथ से ये काम हो रहा है, क्योंकि मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी आज दुनिया में 2-3 जो दुनिया के नेता हैं, भारत के नहीं, अब भारत में तो किसी से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती, उसमें से एक है। और ये व्यक्ति पहले हिमालय में तप किए हैं कई वर्षों तक, फिर मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बने हैं, और पहले से ज़्यादा बहुमत प्राप्त करके बने हैं। एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के हाथ से ये कार्य हो रहा है कि इससे बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, गर्व का क्षण और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप उस आंदोलन की बहुत शुरुआत से जुड़ी रही और लगातार आपने संघर्ष किया, बहुत सारे मुकदमेबाजी आपने झेली, आप कभी पीछे, आपने कभी ये नहीं कहा, पश्चाताप नहीं किया कई बार कि मैं उससे जुड़ी या कोई नुकसान। तो आपको नहीं लगता कि जब उसका भूमि पूजन हो तो आपको वहाँ होना चाहिए? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल इशू नहीं है उसका भूमि पूजन हो, ये मेरे को ज़्यादा विशेष लग रहा है। मेरे वहाँ होने से ऐसी क्या बात हो जाएगी? राम की जन्मभूमि की पुष्टि हो गई, वो तीनों डोम में से बीच का डोम रामलला का, ये खंडपीठ ने भी कहा, जो पहली खंडपीठ बैठी थी 3 जजेस की,
वो इंडिस्प्यूटेडली कहा था तीनों ने, डिस्प्यूट अगर थे तो दूसरे मुद्दों पर थे, इस पे नहीं थे। जो चैलेंज हुआ था कोर्ट में वो भी ये मुद्दा चैलेंज नहीं हुआ था। तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा विशेष बात है ना। इस आंदोलन में जो हीरो बनने की कोशिश करेगा, इसमें जो नायक बनने की कोशिश करेगा और जो इसमें मैं करने की कोशिश करेगा, वो महापाप का भागीदार होगा। इसलिए मैं उस पाप की भागीदार नहीं होना चाहती हूँ कि मैं आकांक्षा रखूँ कि मैं वहीं रहूँ। नहीं, मैं ये आकांक्षा रखूँ कि रामशिला वहाँ रखी जाए और राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो। इस मसले को लेकर कांग्रेस कई बार आप लोगों पर तंज भी करती रही। एक आध बार प्रियंका जी का भी बयान आया, जो शब्दशः ऐसा नहीं था, भाव यही था कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी तय होगी। तो जिस महिला का आप नाम ले रहे हैं, मिसेस वाड्रा, मैं उनको कहूँगी कि जब मोदी जी अपने हाथ से रामशिला रख रहे हों तो वो भी अपने कमरे में तुलसी की माला लेके उसमें बैठ जाएं और टीवी पर जब दिखे कि शिला रखी जा रही तो श्री राम जय जय राम का जप करें, क्योंकि उनको देखने को मिल गया वो चीज़ जिसकी वो कल्पना कर रही थी, हम पे व्यंग कस रही थी। तो हो सकता है इससे कांग्रेस के कुछ पाप कट जाए, जो पाप उनने देश का बंटवारा करके किया, जिसमें 10 लाख लोग मरे, जो पाप उनने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा और फिर धर्म के नाम पर 10,000 सिखों को मार के किया, हमेशा दंगे करवाए, झगड़े करवाए, फसाद करवाए। हो सकता है श्री राम जय राम बोल देने से पाप कुछ कम हो जाए। जिस वक्त भूमि पूजन हो रहा है, यदि आप वहाँ अयोध्या नहीं गई तो? मैं तो अभी अयोध्या होके आ गई हूँ। मैं जब सीबीआई की कोर्ट में गई, देखिए अभी एक केस हम लोगों पर चल रहा है 6 लोगों पर, जिस पर सीबीआई ने चार्जशीट फ्रेम की है। और आप हमारी सरकार की निष्पक्षता देखिए कि हमारी सरकार के समय पे हम पे चार्जशीट फ्रेम हुई है, 2017 में हुई है अप्रैल में, जिसमें अडवाणी जी हैं, मैं हूँ। तो इसलिए उस चार्जशीट में हम पे जो आरोप लगाए हैं सीबीआई ने, उनका जवाब देने का कोर्ट ने हमें मौका दिया, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, और मेरे को लखनऊ में बुलाया गया। वहाँ से मैं अयोध्या गई, चंपत राय जी ने मुझे बुलाया और राम जन्मभूमि न्यास के सभी लोगों ने मेरा बहुत सम्मान से मुझे रामलला के सामने ले गए। और जब मैं रामलला के सामने खड़ी हुई, मैं आपको बताऊं, तो मैं उसी क्षण के लिए जिंदा थी शायद, जब मैंने वो मैदान सपाट देखा, वहाँ रामलला देखे। अब आपका इंटरव्यू बिगड़ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, मैं समझता हूँ आपकी भावनाएं, आप शुरू से उससे जुड़ी हुई हैं, तो वाकई जी बात पूरी गई। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, फिर भी मैं समझता हूँ आप, हाँ। आप मन से जुड़ी हुई हो। जैसा हमने कहा भी, ये कितनी बड़ी बात है, हम अपने तमाम दर्शकों के लिए एक बार फिर दोहराएं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई जीवित व्यक्ति की को शिला के नीचे रख के और शिलान्यास हो सकता है तो वो उसके लिए राजी हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस हद तक इसलिए भावनात्मक तौर पर जब रामलला की मैंने वहाँ आरती देखी, और वो जिस लकड़ी के स्ट्रक्चर में भी बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनवाए हैं वहाँ पे, उसमें मैंने उनको बैठे देखा, तो मेरे को विश्वास ही नहीं, मतलब मुझे लगा कि ये जिंदगी का अमूल्य क्षण है मेरे जीवन का, और इसके लिए प्रसन्नता, संतुष्टि, खुशी, ये शब्द बहुत छोटे पड़ गए थे उसमें। तो इसलिए मेरे लिए तो पर्याप्त हो गया है, और अब तो हम ट्रायल को फेस कर रहे हैं और मैं खुशी से फेस कर रही हूँ। और आपने सच में कहा, मैंने उसमें भागीदारी की आंदोलन में 20 साल। मैं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक वहाँ मौजूद थी। मैंने राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी की। इस पर मैं कभी अपोलोजेटिक नहीं रही। इस पर मुझे हमेशा गर्व रहा अपने आप पे। मुझे लगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ इससे। एक ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय थे उमा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ बीजेपी की नेत्री हैं, जैसे कश्मीर धारा 370 वाला मामला हो, ट्रिपल तलाक वाला हो, राम मंदिर तो आप देख ही रहे, जो लगता था कि हल नहीं होंगे कभी। अब इस सरकार में एक एक करके लगभग सारे मसले हल हुए। इसे कैसे देखती हैं आप, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से? ये बिगड़ी बातें हैं जो बनाई जा रही हैं। धारा 370 ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्थायी धारा थी, यह तो अस्थायी धारा थी। संविधान सभा में जब धारा 370 लगाने की बात आई थी, तभी ये तय हुआ था कि अस्थायी धारा है और इसको कोई भी सरकार हटा सकती थी। कोई भी प्रधानमंत्री जिसके पास पूर्ण बहुमत होता वो इसको हटा सकता था, लेकिन सीने में दम नहीं था, इसलिए नहीं हटा पा रहे थे। इस अस्थायी धारा को हटाने का जो दम है वो मोदी जी ने दिखाया और अमित शाह ने दिखाया। ट्रिपल तलाक का भी जो मसला है वो इस देश की करोड़ों स्त्रियों के जीवन के साथ, उनकी जीवन की खुशी के साथ में जुड़ा हुआ मसला था। उसको भी करने का दम इस सरकार ने दिखाया। कोर्ट का ऑर्डर था। तो मुझे ये लग रहा है कि आज़ादी से लेके अभी तक की जो बातें पहले बिगड़ गई थी, लगभग 1000 साल के ज्ञात इतिहास में जो बातें बिगड़ी थी, शायद उनको बनाने के लिए ही मोदी का अवतरण हुआ भारत की राजनीति में। और मुझे लग रहा है कि ये सारी बिगड़ी हुई बातें थी और ये बनाई जा सकती थी, ऐसी नहीं थी कि बनाई नहीं जा सकती थी। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब हो सकता था। लेकिन वोट की भूख ने अंधा कर दिया था नेताओं को।
और इसलिए उसके मारे वो कर ही नहीं पाते थे। इनकी आंखों में एक ज्योत जगी, इनके हृदय में अदम्य साहस की ज्वाला जगी मोदी और अमित शाह के, और उसी का परिणाम है कि हम ये दिन देख रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी, कई बार थोड़ा सा राजनीतिक बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी ये लिखते हैं, अक्सर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा जो है वो संस्थागत तरीके से झूठ का प्रचार करती है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में झूठ बोलती है, ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी। वो बेचारे कई बार झूठ बोले, फिर उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई। आपको पता है कितनी बार ऐसा हुआ, उन्होंने कहा मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, कहा है ना उन्होंने। मैं तो एक सच जानती हूँ, और वो कांग्रेसियों को समझना पड़ेगा कि जब तक नेहरू गांधी खानदान से मुक्ति नहीं पाओगे कांग्रेसियों, तो कांग्रेस तो भारत तो कांग्रेस से मुक्त हो गया, अब कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनसे भी मुक्ति पाइए, इस परिवार से। इनके बयानों को महत्व आप लोगों को देना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोकतंत्र के रक्षक हो, मीडिया के लोग, तो आपको विपक्ष की बात कहनी ही होगी, इसलिए आप कह रहे हो, नहीं तो इनका अस्तित्व तो कहाँ बचा। चुनाव हारे हुए लोग हैं, बुरी तरह से चुनाव हारे हुए लोग हैं, दूसरे में चुनाव में हार गए, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से निपट गए, इनके बयानों का कोई महत्व नहीं। पता नहीं वो क्या कह रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या राम झूठ थे? क्या राम झूठे थे? क्या राम नाम झूठा है? क्या अयोध्या झूठी है? क्या राम जन्मभूमि झूठी है? क्या वो ये कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर की धारा 370 अस्थायी नहीं थी? क्या संविधान में की संभावित कही गई ये बात झूठी थी? मतलब वो बिना पढ़े उन बातों को बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहे हैं। इसलिए मुझे तो ये चिंता लगती है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो किस दिन खड़े होंगे इस बात के लिए कि इनको अब घर बिठाओ सबको। और जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, मेरे मन में कांग्रेस के लिए बहुत सम्मान है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सीताराम केसरी जी, नरसिंह राव जी, यहाँ के भी मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे नेता रहे, लेकिन ये मजाक बना दिया अब इन लोगों ने। दिग्विजय सिंह जी का ये गुरु चेला दोनों एक ही जैसे, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी। अच्छा, राहुल और प्रियंका दोनों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपको किसमें ज़्यादा दिखती है? कि मैं इनको इस लायक नहीं समझती कि मैं इन पर टिप्पणी करूं। आप यकीन करिए मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत सामान्य व्यक्ति मानती हूं, और मैं ईश्वर की कृपा है, लोगों की कृपा है कि मेरा नाम बहुत चर्चित हो गया। अन्यथा ना मुझ में बुद्धि है ना समझ है, लेकिन फिर भी मैं इनको इस लायक नहीं समझती दोनों को। चूंकि आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो इन पर टिप्पणी देना भी मेरे को लगता है अपने स्तर से नीचे गिरना है। अच्छा, एक आरोप आपकी पार्टी पर और लगता है जी, वो लगता है कि जनमत चोरी कर ले रहे हैं आप लोग। जैसे एमपी में हुआ, अब राजस्थान की बारी है, कांग्रेस कहती है आप जनमत मिला कांग्रेस के लिए, चुरा लिया आप लोगों ने, ये आरोप कांग्रेस लगाती है। इनके दो नौजवान नेता थे, वो पीढ़ियों से पार्टी में थे, यहाँ ज्योतिरादित्य थे, वहाँ सचिन है। ये लोग राहुल गांधी की ईर्ष्या का शिकार हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, और कांग्रेस का भट्टा बैठा। और ये दोनों नौजवान ऐसे थे जो प्रखर थे, जो कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय थे। तो ये तो खुद की इनकी ईर्ष्या का शिकार हुई है इनकी पार्टी। इनके हाथ में जनमत था, और इसके बाद भी अगर लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं तो उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। उन्हें लग रहा है हमें यहाँ आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जहाँ परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है। बताइए नरेंद्र मोदी कैसे घर के हैं? बताइए मुझे। अमित शाह के पिताजी का नाम आपको याद है क्या? शिवराज जी कैसे घर के हैं? मैं खुद कैसे घर की हूँ? मैं 11 साल केंद्र मंत्री रही हूँ, मैं मुख्यमंत्री रही हूँ। योगी आदित्यनाथ कैसे परिवार के हैं? यहाँ सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जिनमें भी आगे बढ़ने की दम है। कांग्रेस में जिसमें भी दम होती है उसका इतना अपमान करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं। वो सचिन का इतना अपमान किया, इस ज्योतिरादित्य जी का इतना अपमान किया। इस अपमान के मूल कारण है महा ईर्ष्या, जलन इन दोनों भाई बहन के मन में। ये चाहते हैं कि पूरे समय यही टीवी पे देखें, यही आगे रहें, और दम इनमें है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो हाल हो गया है, जैसे खेतों में नहीं लकड़ी पर कपड़ा टांग देते हैं और चिड़ियाँ उसको देख के भागती रहती हैं। बाद में चिड़ियों को पता लगता है तो लकड़ी पर टंगा हुआ कपड़ा है। इस प्रकार के लोग हैं ये दोनों, और ये असली नेता थे, दमदार नेता। इसलिए इनकी ईर्ष्या का शिकार हुए हैं, ये कोई जनमत का हरण नहीं हुआ है। अच्छा, योगी जी की फंक्शनिंग आप बहुत करीब से देख भी रही हैं। यूपी के सीएम हैं, बहुत सख्ती उनके अंदाज में। अभी शिवराज जी का जो अभी सीएम बने वो भी बहुत सख्ती कर रहे हैं माफिया के खिलाफ, और जो अपराधी हैं इनके खिलाफ। ज़्यादा बेहतर आपको ज़्यादा पावर के साथ काम करते हुए कौन दिखता है? कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश सपा और बसपा की जातिवादी राजनीति में विभाजित हो चुका था।
उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी जातिवाद में विभाजित हो चुकी थी और सपा और बसपा में विभाजित, कांग्रेस तो वहाँ मृतप्राय हो चुकी थी, सपा बसपा में विभाजित हो चुकी थी। योगी एक बहुत ही सामर्थ्यवान, बड़ा निर्लिप्त किस्म का व्यक्ति है, निर्विकार, निर्लिप्त, उनकी लिप्तता नहीं है किसी भी चीज़ से, वो सिर्फ काम करते हैं और पूरे समय काम करते हैं और सिर्फ विकास की बात करते हैं। योगी ने इस मिथक को तोड़ा है जो हमारे बारे में फैलाया गया था कि ये साधु संत हैं, ये क्या सरकार चलाएंगे। नोएडा में जाने की हिम्मत ना मायावती ने की और ना अखिलेश ने, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं ये लोग, और ये मानते हैं हम परंपराओं और रूढ़ियों को नहीं मानते। नोएडा के बारे में मिथक था ना कि जो नोएडा जाएगा वो हार जाएगा। योगी तो हर हफ्ते नोएडा जाते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए हमने साबित कर दिया कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानते। इसलिए इनकी आपस में तुलना मत करिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश की तासीर अलग प्रकार की, उत्तर प्रदेश की तासीर अलग प्रकार की, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके बहुत सारे समर्थक बीजेपी में आ गए, तो जो संघ की विचारधारा से पोषित और पल्लवित नहीं है, वो आपको लगता है ग्राह हो जाएंगे आपकी पार्टी में? अच्छा, मैं संघ के बारे में आपको बताऊं, परम पूजनीय गुरु जी ने एक बात कही थी कि जो शाखाओं में आते हैं वही स्वयंसेवक नहीं है, वो स्वयंसेवक कहलाएंगे, लेकिन जो शाखा में नहीं आते हों और हमारी तरह सोचते हैं तो वो भी हमारे साथी और सहयोगी हैं। ज्योतिरादित्य जी का तो परिवार हमारे अधिष्ठान में ही है। उनकी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस समय पर जनसंघ में आई, कांग्रेस को ख़त्म करते हुए, ध्वस्त करते हुए आई। उन्हीं के सहारे यहाँ हमने 77 में सरकार बनाई और फिर उसके बाद हमने 80 में भी उन्हीं के सहारे पे हमने, इसमें 90 में हमने सरकार बनाई जब पटवारी की सरकार बनी। इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे क्यों, वो तो हैं ही ऐसे, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, टोटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि असल में उनको शुरू से ही भाजपा में, माधवराव जी को ही जनसंघ में होना चाहिए था, ये राजमाता सिंधिया जी की इच्छा थी, तो वो एक स्वाभाविक पार्टी में आए हैं। और वो संघ के स्वयंसेवक होना, ऐसी अनिवार्यता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन के लोग कभी नहीं बोलते, और वो हर बात में नहीं बोलते। उनने राष्ट्रवादी सोच हमारी घुट्टी में डाल दिया है और हम उसके अनुसार आचरण करते हैं। अभी जब वो आपसे मिलने आए थे, आपने कहा कि इस आदित्य की ऐसी ज्योति है जो न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया में फैलेगी, इसके मायने बयान के? मैं देखिए उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ, और ये स्नेह तब से है जब मैं 8 साल की थी और मैं उनके महल में गई और तब उनका जन्म नहीं हुआ था। जब उनकी माँ बहुत छोटी थी, विवाह हुए 1-2 वर्ष हुए थे, शायद जन्म हो गया हो ज्योतिरादित्य का उस समय पे, और तब से उस परिवार में मेरा बहुत बहुत आत्मीयता है। और आज खुलासा करती, सबको पता है कि मैं ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं गई कभी। मैंने भाजपा को कह रखा था कि क्या वसुंधरा आती है उनके खिलाफ प्रचार करने, वो भी बीजेपी में है, तो मैं भी बीजेपी में हूँ, बुआ हूँ उसकी, मैं नहीं जाऊँगी चुनाव प्रचार करने। मैं उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ और उसी स्नेह के कारण मैं उनको दुआ दे रही थी कि इनका नाम ही ज्योतिरादित्य है, जो आदित्य यानी सूर्य की ज्योति हैं, तो जगमगाएंगे। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी जगमगाएंगे, देश में भी उनका प्रकाश फैलेगा। वो व्यक्ति ही ऐसा है, बहुत शालीन, विनम्र और बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही विनम्र। आपको लगता है ना, लोग कहते हैं सामंती परिवार के हैं, अकड़ दिखाते हैं, नहीं, मैं ज़्यादा अकड़ दिखाती हूँ, मैं होता हूँ जब मैं किसान परिवार की हूँ। वो बहुत विनम्र और सुशील हैं। वो तो एक धारणा, एक मिथक बन जाता है ना किसी के बारे में, वो मिथक बना दिया गया उनके बारे में। तो बुआ को फिर भतीजे को पार्टी में लाने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? क्यों आप कभी भी बोल देती नाट के आ जाओ बीजेपी में? ऐसा मैं कभी सोचती नहीं हूँ, जिसको जहाँ रहना है रहे, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए ये सामंती सोच है कि सब हमारी ही पार्टी में हो। लेकिन हाँ, क्योंकि ये तो सामंतवादी सोच था ना कि सारा हमारा आधिपत्य होना चाहिए। कोई खुशी से आए तो ठीक है, उसको वहाँ परेशानी हो रही है वो हमारे यहाँ आ जाए तो ठीक है। हम क्यों उसको मोटिवेट करेंगे, नहीं तुम गलत जगह पर हो। और एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? देख रहा हूँ आपको, आप सीएम थी तब से मैं देख रहा हूँ, आपकी एक राजनीति का अंदाज बड़ा दम वाला है और बहुत एक सिद्धांतिक तरीके से आप राजनीति करती हैं। तोड़ फोड़ कैसे आपके स्वभाव में शामिल हो गई? एक एमएलए आप लेके आ गई बीजेपी में। वो तो ऐसा हुआ कि उसकी जिद थी कि दीदी के घर से जाऊंगा और उनको प्रणाम करके जाऊंगा। मेरी तो इच्छा ये थी कि यहाँ दिक्कत आ गई थी कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने के कारण, मतलब वो सरकार चला नहीं सकते थे, और जैसी सरकार चल रही थी वो देश को बहुत गड्ढे में ले जाती फिर ऐसी स्थिति में। और ऐसे समय पर उस सरकार से मुक्ति मिल गई, ये बहुत खुशी की बात है। तो मेरे लिए वो प्रसन्नता का विषय था। अब उनकी इच्छा थी कि मुझे प्रणाम करके जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रणाम करके चले जाएं। इसके अलावा इसमें और कहीं कोई विशेष बात नहीं थी। मुझे खुशी ये थी कि चलो हमारी सरकार वापस लौटी, और शिवराज बहुत मेहनत करने वाले हैं, उनका स्वभाव में ही मेहनत है। मैंने तो ये देखा कि वो 13 साल कहने भर को मुख्यमंत्री रहे
वो पूरे समय घूमे हैं मजदूर की तरह, अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में। रियली इतना हार्डवर्क, मैंने हार्डवर्क किया है कुछ इश्यूज के लिए, जैसे तिरंगा के लिए, घुसपैठ के खिलाफ, अयोध्या के लिए बहुत किया, गंगा जी के लिए किया आपने? हाँ, लेकिन अयोध्या का पीरियड बहुत लंबा रहा। आप यकीन नहीं करोगे, कई बार मैं 7-8 रात सिर्फ ट्रेन में सोई, और बाद में समझ में आया कि मैं तो पलंग पर बहुत दिनों से नहीं सोई हूँ। और 24 घंटे पब्लिक मीटिंग चल रही, जब टाइम बार नहीं होता था इलेक्शन में, उस समय पर, अयोध्या आंदोलन के समय पर, यूपी वगैरह के चुनाव में। गंगा के लिए तो एक तपस्या का भाव रहा, संघर्ष का भाव नहीं रहा, क्योंकि 20,000 करोड़ की फंडिंग हो गई, कैबिनेट में अप्रूवल हो गया, बहुत अच्छा लगा मोदी जी को। तो मैं तो 2016 में ही बोली सबसे पहले कि मेरे को अगर प्रधानमंत्री जी अनुमति दे देंगे तो मैं मंत्री पद छोड़ के गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चलना चाहूँगी। और पूछा भी, जो इंटरव्यू ले रहे थे, देश के बहुत बड़ा चैनल था, नाम नहीं लूँगी उनका यहाँ पे, कि आप पैदल क्यों चलना चाहेंगी। तो मैंने कहा था उनको कि इसमें 11 मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के जो स्टेक होल्डर हैं, और 5 राज्य हैं, और इन सबको एक करना ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या जो व्यक्ति चलता जाएगा उसके दबाव से ये काम करने लग जाएंगे। और अगर दोनों का मेल हो गया तो ये काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो कठिन। प्रधानमंत्री भी बहुत चिंतित हैं गंगा के लिए, उनके लिए गंगा बहुत महत्व रखती है। और इसलिए मैंने 2019 के चुनाव नहीं लड़ने के बारे में 2018 से ही अपनी बात कहनी व्यक्त शुरू कर दी, और मैंने कहा मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। और अमित शाह जी ने मेरा बहुत सम्मान किया, पार्लियामेंट बोर्ड में मेरी बहुत सराहना करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। जब यहाँ से 7वीं प्रज्ञा चुनाव लड़ रही थी, बहुत लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे, सबको लगा दूसरी उमा भारती आ गई, मतलब वैसे ही आक्रामक, वैसे ही सबके लिए उपलब्ध। वो अभी उनके मूवमेंट को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि वो लोगों से मिल नहीं पाती हैं, मिलती नहीं है, मतलब उमा जी का अंश लोगों को उसमें देखने नहीं मिल रहा। नहीं, वो असल में मैं उनके बारे में बताऊं, उनके साथ मेरी तुलना नहीं हो पाएगी, उनने बहुत कष्ट उठाया है। देखिए, मेरा तो बहुत सम्मान रहा है, और मैं आपको बताऊं, मैं एक अच्छे खुशहाल किसान परिवार में पैदा हुई। मैं 4 भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मेरा बहुत इंतजार हुआ मेरे जन्म का। आई वॉज ए वेरी वेलकम्ड चाइल्ड इन माई फैमिली, वेलकम्ड फीमेल चाइल्ड, ठीक है। फिर 8 साल की उम्र से तो मैं हाथों हाथ ले ली गई। मेरे पहले बर्थडे पे मुझे कार गिफ्ट की राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने। मैं 11 साल की थी तो मेरे पास ड्राइवर था, प्राइवेट सेक्रेटरी था, और महल में रहने का एक हिस्सा था, पहले जयविलास में, फिर रानी महल में। मैं तो बहुत सुविधाओं में रही हूँ। फिर मैं प्रवचन करने लगी तो दुनिया ने हाथों हाथ उठाए, मेरे लिए हेलीकॉप्टर हायर होते थे, प्राइवेट प्लेन हायर होते थे। फिर मैं राजनीति में आई तो भाजपा ने मेरा बहुत सम्मान किया। प्रज्ञा ने तो बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत तपस्या की है, और इसने वो नाम नहीं लिए साहब अपने मुंह से, जो नाम इससे बुलवाने की कोशिश की गई। लोग चाहते थे इसको मारपीट करते हुए, जब टॉर्चर हुआ है इसका वहाँ महाराष्ट्र में कस्टडी में जब ये थी, कि ये कुछ नाम ले दे बचने के लिए, और ये तो सिर्फ ओम ओम बोल के रह जाती थी। और ये प्रज्ञा ने नहीं बताया, जिनने टॉर्चर किए उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमने इनको इतना भयानक टॉर्चर किया, लेकिन ये महिला है कि वज्र है ये, कि इसने अपने मुंह से वो नाम नहीं लिए जो हम इसे निकलवाना चाहते थे। इसलिए वो सामान्य महिला नहीं है। अगर वो नाम उसने ले दिए होते तो बलवा हो गया होता देश में। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए और कई देश के महापुरुषों के लिए। इसलिए मैं तो उनके, इसलिए आपने देखा होगा मैं उनके चरण छूती हूँ, जबकि वो मेरे से 10 साल छोटी होंगी, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनका स्वास्थ्य वाकई, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी हैं पूरी, आपको पता ही नहीं। उसको कुर्सी लगा के कहते थे बैठ जाओ, और पीछे से कुर्सी खींच देते थे, वो धड़ाम से गिर जाती थी बेचारी नीचे। तो उसका जो पीछे का हिस्सा है सब खत्म हो चुका है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई पड़ी है उसकी। जब उसका महिलाओं वाला समय आता था उसको कपड़े नहीं मिलते थे। उसके साथ तो इतनी दुर्गति की गई है उसकी, उसको इतने टॉर्चर हुए, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, नार्को टेस्ट में भी उसका नाम नहीं, वो बातें नहीं निकल पा रही हो, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती अपराधी बनाया जाए। मैं तो उसको बहुत मानती हूँ, उसका बहुत आदर करती हूँ, और मैं नहीं सोचती हूँ कि मैंने उतना कष्ट उठाया जितना उन्होंने उठाया है। इसलिए मेरे साथ उनकी तुलना मत करिए। मैं तो उसकी हमेशा वंदना करूँगी, आपके टीवी चैनल से भी मैं उसकी वंदना करूँगी। वो साधारण महिला नहीं, वो तो शक्ति का अवतार है। अच्छा, एक बात और, अब थोड़ी सी और बात। एमपी आप हालांकि देश की नेत्री हैं बड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़े विषय पर फिर बात करते हैं। जब तक गवर्नमेंट बनाने की आप लोगों की तैयारी थी, चाहे सिंधिया जी आए या जो भी वजह, वो पूरी हो गई। अब रोज दनादन इस्तीफे क्यों कर? आज भी ये कैमरे का इस्तीफा हुआ, तो फिर इन्हें क्यों वेलकम किया जा रहा है? अब देखिए, कोई हमारे घर आएगा तो अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है ना कि मेहमान तो भगवान का रूप है, उसको देवता मानो। तो जो हमारे घर में आ गया उसको तो हम देवता मान करके उसका सम्मान करेंगे। अब वो आ रहे हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है अगर कमलनाथ जी ने फ्लोर टेस्ट होने दिया होता तो आप यकीन करो 30 से 40 विधायक उधर से इधर हो गए होते, वहीं विधानसभा के अंदर, जिनसे हमारी बात ही नहीं हुई कभी, लेकिन वो इधर से उधर हो गए होते। क्योंकि
कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने। यहाँ पर उनका कैंपेनर सिर्फ ज्योतिरादित्य था, उसने भयानक कैंपेनिंग की, चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा सुपड़ा साफ कर दिया, 1-2 सीटें हमें मिल पाई, और उसका इतना अपमान, इतनी बेइज्जती की ज्योतिरादित्य की। आखिर वो उसी दादी का बेटा है ना, विजयाराजे सिंधिया का पोता है, उनका अपमान कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस को ध्वस्त करके आ गई थी, वो जनसंघ उन्हीं के दम पे खड़ा हुआ था, और इसलिए आज वो हमारे यहाँ पे स्वाभाविक भाव से आ गए। तो ये तो सब स्थितियां बननी थी ऐसी जैसी बन गई हैं, इसमें तो कांग्रेस खत्म हो गई है मध्य प्रदेश। अब यहाँ लगभग वही स्थिति है जो वेस्ट बंगाल में हो गई थी, 40 साल वहाँ कम्युनिस्टों का शासन रहा। अब यहाँ पर व्यक्ति का भी महत्व नहीं रहेगा, आप देखिएगा, अब यहाँ पार्टी रूल करेगी, पार्टी ही नेता होगी, यहाँ पर पार्टी का ही कार्यकर्ता नेता होगा। कांग्रेस खत्म हो गई है यहाँ पर। अब आ रहे हैं अतिथि देवो भव हैं, सब आ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अतिथि देवो भव, कमलनाथ कह रहे हैं कि अटैचियां हैं आप लोगों की जो उन्हें खरीद के ले जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बाजार लगा के बीजेपी बैठ गई है और अब हम कर क्या सकते हैं, जो बिकाऊ है वो जा रहे हैं। तो मतलब उनके यहाँ ऐसे लोग हैं कि वो बिकाऊ हैं, वो संस्कार नहीं दे सके उनको अच्छे। इसका मतलब ये निकला ना, वो अपने ही लोगों को, जिनके सहारे 1.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, जिनको टिकट दिए, वो उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो वो तो स्वयं अपने ही संस्कारों के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। मैं तो इसमें वो स्वयं सोचे कि वो बोल क्या रहे हैं, बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। अच्छा, ये आपने एक बयान और दिया था उमा जी, आपने कहा था कि बजाय बाई इलेक्शन कराने के, उस वक्त 24 सीटें थी, अब तो आज 27 हो गई, 24 सीटों को चुनाव के बजाय बीजेपी को मध्यावधि करा लेना चाहिए। इससे तो मैं आज इसको तो मैं आज भी कहूँगी, इसको मैं हमेशा कहूँगी। एक तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या है कि जब मेरे को भाजपा में लाया गया तो उस समय पर मुझे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया, चरखारी से, और 4 लोगों का नेतृत्व घोषित हुआ 2012 के यूपी के विधानसभा के चुनाव में, फिर 17 में भी घोषित हुआ और हमारी सरकार बनी। उस समय पर मैं मध्य प्रदेश में आती थी, यहाँ रहती थी घर में आकर के, वो शिवराज जी से मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन यहाँ की राजनीति में मैं दखल नहीं देती थी। अब मैं यहीं पे, मेरा बेस है, यहाँ घर है मेरा भोपाल में, मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं खुद दखल बिल्कुल नहीं देती हूँ, मुझसे दखल दिलवाया जाता है। बात करते हैं मुझसे, शिवराज जी आते हैं, बीरी शर्मा आते हैं, नरोत्तम जी आते हैं, गोपाल भार्गव, सारे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं। तो जब बात करते हैं तो मुझे टोटल बातचीत में ऐसा लगा कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि अगर हम अभी विधानसभा भंग कर दें और राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पे चुनाव कर दें गवर्नर के रूल में, तो यहाँ पर हम वो वाली मेजोरिटी हासिल कर लेंगे जो 2003 में मिली थी। मैं आज भी उस बात पर कहूँगी कि मैं उस पर कायम रहूँगी कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, और आज भी मैं उसको श्रेष्ठ बात मानूंगी। मतलब मैं नंबर 1 चॉइस यही मानूंगी। ये सेकंड ऑप्शन है कि जिसमें विधायक हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब ये 24 की जगह 26 उपचुनाव हो रहे हैं, 27 आज 27 हाँ 27, अभी पता नहीं आगे क्या क्या होगा, मैं तो कह ही रही हूँ ना आपको। और ऐसे मिलाकर के 30-40 सीटों पर चुनाव होने की स्थिति आ जाए, इससे बेहतर होता कि हम विधानसभा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि असेंबली डिसमिस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो ठीक ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेंगे। तो फिर मुझे कहा जाएगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जानकार नहीं हूँ। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जानकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं इसी को प्रेफर करती कि यहाँ पर विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव हो और शांति के साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम भयंकर मेजोरिटी यहाँ प्राप्त करें, और फिर आराम से, अभी तो 15 ही साल हुए ना, तो 25 साल और चलाएं, कम से कम 40 साल हमारी सरकार रहे। मैं आज भी इस पे कायम हूँ। मैं जो बात मैंने कही थी मैं उस पर बिल्कुल अडिग, उससे इधर उधर नहीं हुई। कांग्रेस एक आरोप और लगाती है कि बीजेपी में जो भी नए लोग जाते हैं, कांग्रेस से अगर हैं या किसी दूसरी पार्टी से, तो बीजेपी उन्हें डंप कर देती है, एक निश्चित समय के बाद उनको डंप कर देती है। तो ये इनको निश्चिंत रहना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जो लोग आए हैं उन्हें, कि नहीं? उनको याद है कि उनकी दादी के साथ क्या हुआ। उनकी दादी जब तक रही वो सर्वोच्च सत्ता मानी गई भारतीय जनता पार्टी की, और वो कांग्रेस से आई थी, और संघ ने उनका बहुत आदर किया, विश्व हिंदू परिषद ने उनका बहुत आदर किया। बीजेपी के तो वो सर माथे पे बैठी रही। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी उनके उठ के खड़े हो जाते थे। इसलिए ये तो इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले का बर्ताव कैसा है, जो आया हुआ है उस व्यक्ति का। और बल्कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भाजपा छोड़ के गए और वापस लौटे और उनका इतना सम्मान हुआ हो। उसका एक उदाहरण मैं हूँ। मैं भाजपा छोड़ के गई और मैं वापस लौटी, वो 5.5 साल सबके दिमाग से निकल गए। उसमें थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा कि उन 5.5 सालों में मैं विचारधारा से अडिग नहीं हुई, अपनी विचारधारा से, बल्कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाजपा एक गंगा है और मैं उस गंगा की एक बहुत निर्मलतम धारा थी मेरी पार्टी, और वो वापस गंगा में आकर के मिल गई, मूल धारा में आकर के मिल गई। इसलिए हमारी पार्टी तो विचारों को देखती है, आचरण को देखती है, जीवन शैली को देखती है, और वो ठीक से अपने आप को ढाल करके चलते हैं तो वो तो हमारे सर माथे पे बैठते हैं, वो हमारे ही लोग होते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। राम जब लंका में पहुंचे हैं
तो आखिरी घड़ी तक विभीषण भी आया, वो तो बहुत देर बाद में आया। हनुमान जी आए हैं, वो तो सीता के हरण के बाद आए हैं, और सारा बदला लेने का काम ही हनुमान जी ने किया। और आज हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनको राम का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। हम तो यही मानते हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा मैंने पैसारे। तो हनुमान जी रामचंद्र जी की जिंदगी में कब आए हैं बताओ? अयोध्या में तो नहीं मिले ना, वो उनको आखिरी में मिले हैं जा करके। तो इसलिए जो लोग आते हैं वो किस समय पे आते हैं, उसके आधार पर उनकी महत्ता भी होती है। आप उमा जी को हम आने वाले दौर में कहाँ सक्रिय देखेंगे? आपने कहा कि आप 2024 का चुनाव लड़ेंगी, तो कहाँ, तो एमपी देखें हम या बाकी एमपी से बाहर कहीं? ये सब मैंने, अमित शाह जी अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन मेरी उनकी बहुत आत्मीयता है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और वो मुझे दीदी दीदी ही बोलते हैं। तो इसलिए ये सब वो तय करेंगे, मैंने उन पर छोड़ रखा है अमित जी के ऊपर। लेकिन मेरे को सारी चुनौतियां जितनी मिली मैंने सब ठीक करी ना, मतलब मैंने कर दिया उसको। हुबली का मिला तिरंगा, युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते काम मिले, यहाँ सरकार बनाने को मिला, अयोध्या आंदोलन का मिला, अब गंगा मिली है। तो गंगा अविरल और निर्मल हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। और ये सांसद होने और मंत्री होने से इसमें विघन आ जाना था, क्योंकि मंत्री बनकर के जो प्लानिंग बनानी थी मैंने बिल्कुल लॉजिकल प्लानिंग बनाई, तभी तो वो फंडिंग हुई उतनी। कैबिनेट का अप्रूवल सामान्य तरीके से हो नहीं सकता था। और मैं आपको बताऊं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब प्रदर्शन किया, इसका प्रेजेंटेशन किया, तो जो इसके वर्ल्ड बैंक के जो इंटरनेशनल हेड थे उनको कोट किया शक्तिकांत दास ने, और उन्होंने कहा कि वो कह के गए हैं कि किसी भी नदी की इतनी अच्छी प्लानिंग दुनिया में नहीं बनी है, इतनी अच्छी प्लानिंग बनी वो। उसका कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो महामूर्ख किस्म का प्राणी हूँ, अबोध, सच्ची बता रही हूँ, आप यकीन मानिएगा। उसका कारण था जिनकी संगत में मैं रही फिर गंगा के समय पे, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, साधु संत, जानकार, आंदोलनकारी जो गंगा के लिए की, उन सबसे मिलकर के जो निचोड़ के बिल्कुल एक वेद की रचना सी हुई गंगा के लिए, निर्माण के वेद की। अब वो काम इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए इस समय पे, बल्कि मैं चंपत राय जी को, जो राम जन्मभूमि न्यास के सेक्रेटरी जनरल हैं, और महाराज जी को, नृत्य गोपाल दास जी को बोलती हूँ कि राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन कौशल्या जी ने कहा था सीता जी को कि राम तभी तक रहेंगे जब तक गंगा की धारा रहेगी। अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जल धारा। तुम्हारा सौभाग्य तब तक अखंड रहे जब तक गंगा और जमुना की धारा है। इसलिए गंगा और जमुना की धारा ठीक करो ताकि राम का नाम अखंड रहे। तो राम से ही जुड़ा हुआ गंगा का काम है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ी, सांसद बनने का लोभ छोड़ा, मंत्री बनने का लोभ छोड़ा। अब मुझे गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चल रही थी, पाँव में फ्रैक्चर हो गया मेरा ऋषिकेश में, फिर वो फिजियोथेरेपी होते का टाइम आया तो लॉकडाउन हो गया। अब एक 4-4.5 महीने का काम बचा है, उसके बाद पार्टी जो कहेगी वो करूंगी। फरवरी 2021 के बाद चुनाव तो अब 24 में होगा लोकसभा का, तो वो लड़ूंगी। कहाँ से लड़ूंगी, क्या होगा, ये सब शिवराज जी हैं, अमित शाह जी हैं, जगत जी हैं, ये लोग फैसला, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ जी, ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, मतलब मैं ये लोकप्रियता का परिचय है केवल? नहीं, अच्छी बात है। मैं लोकप्रियता तो अपने आप को नहीं मानती, आप यकीन करो, मैं अपने आप को ना मोगली मानती हूँ। मोगली मध्य प्रदेश में ही हुआ था ना, मोगली इज ए रियल फिगर ना, ही इज नॉट एन इमेजिनरी फिगर। हाँ, तो मोगली यहीं के जंगलों में था। अब वो इतना उत्साह और फूर्ति से और साहस से भरा हुआ था, उसको पकड़ के ले आए, फिर जो हुआ हो उसका मानवीय सभ्यता में। तो मोगली का तो इतिहास नहीं पता है अंत का, मेरा तो सबको पता है कि मोगली जैसा एक व्यक्ति पकड़ के ले आया गया और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जैसा मोगली हो जाता बेचारा मुख्यमंत्री बन के, केंद्रीय बन के, सांसद बन के, वैसी मैं होती गई, वैसे ही काम करती गई। मैं डेयरिंग थी, मैं ऊर्जा से भरी हुई थी, प्रसन्नता से भरी हुई थी, लेकिन मैं अपने आप में कोई गुण नहीं मानती, मैं तो अपने आप को मोगली मानती हूँ। चाइना को लेके एक बात और कर लेते हैं उमा जी। चाइना को लेके अब विपक्ष भी बहुत आरोप लगा था आपकी सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, कि ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। कई बार ये हो गया कि भाई चाइना विड्रॉ कर रहा है, फिर पता लगता है नहीं सारे सैनिक उसके वही हैं, वो विड्रॉ नहीं कर रहा। तो कुछ जो विपक्ष के आरोप में दम दिखता है आपको? कांग्रेस के लोगों को क्या है, इनको लगता है कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, इनको ये ध्यान नहीं है। जैसे कहते हैं ना, धर्म के नाम पे हमने विभाजन कर दिया देश का, तो इन्हें याद ही नहीं है कि धर्म के नाम पे इन्हीं ने विभाजन किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बनाया। इसी तरह से नेहरू जी के कारण जो स्थितियां बनी, धारा 370 आई, कश्मीर में जो स्थितियां बन गई, चाइना की स्थितियां भी उस समय पे बिगड़ी। मैं चूंकि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नहीं हूं और इस विषय पे बोलने की मेरी पात्रता नहीं, लेकिन भारत के नागरिक के नाते तो बोलने की पात्रता है कि आज हम जो भी कष्ट उठा रहे हैं वो नेहरू जी की भूलों के कारण उठा रहे हैं। और कांग्रेसियों को लग रहा है कि हिंदुस्तानियों की याददाश्त कमजोर है। अरे उस समय के सैनिक अभी जीवित हैं,
जो उस समय शिकार हो गए थे नेहरू जी के इस भ्रम जाल का, तो उन्हें लगता था कि चाइना हमारा दोस्त है। इसलिए कम से कम कांग्रेस के लोगों को मैं कहूँगी कि चुप रहो, घर बैठो और इस चीज़ को देखो कि मोदी इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं। सारी बिगड़ी हुई बातें बनाएंगे वो, जितनी बातें बिगड़ गई थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, सारी बातों को बनाएंगे। और इसलिए शांति से उन बातों का साथ दो, जब जरूरत पड़े तो आलोचना करो। अटल बिहारी वाजपेयी से सीखो कि कुछ बातों में सरकार के साथ होना होता है और कुछ बातों में जनता के साथ होना होता है। उमा जी, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी उमा भारती, जिन्होंने बहुत सारे मसले पर बात की, मंदिर निर्माण पर बात की, देश की सियासत पर बात की, एमपी की सियासत पर बात की और कुछ अपने बारे में भी कहा, खुद को कहा कि वो मोगली हैं। तो इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।